मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किसी रेखा की प्रवणता या ढाल, जिसे हम अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, उसके विचार से पहले से परिचित है या नहीं। यदि आप परिचित नहीं है तो आपको खान एकेडमी पर एक बार इसे देख लेना चाहिए। तो कुल मिला के यह किसी क्षैतिज चर अर्थात हॉरिजॉन्टल वेरिएबल के सापेक्ष जो ऊर्ध्वाधर चर अर्थात वर्टिकल वेरिएबल में परिवर्तन की दर है, वही हमारी रेखा की प्रवणता होगी। उदाहरण रूप में अगर हम समझना चाहें तो ये मान लो हमारे पास इस प्रकार से एक्स अक्ष है और ये हमारे पास वाई अक्ष है और ये हमारी रेखा है, हमें इसकी प्रवणता बतानी है। तो प्रवणता के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस रेखा पर दो बिंदु लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो बिंदु इस रेखा पर ले लिए। तो अगर देखो हम यहां से लेके यहां तक आते हैं तो एक्स अक्ष में जो परिवर्तन है वो कितना आ जाएगा। एक्स अक्ष में परिवर्तन देखना चाहें तो ये हमारे पास में यहां से लेके यहां तक का एक्स अक्ष में परिवर्तन आ गया है, ठीक है। और एक्स अक्ष में परिवर्तन को हम किससे दर्शाएंगे, एक्स अक्ष के परिवर्तन को हम डेल्टा एक्स से दर्शाएंगे। तो ये जो छोटा सा त्रिभुज है ये क्या दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं। और अगर हम वाई अक्ष में परिवर्तन देखें तो इस बिंदु से यहां तक जाएंगे तो जो वाई अक्ष में आने वाला परिवर्तन है वो हमारे पास में ये हो जाएगा। और इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको हम दर्शाते हैं डेल्टा वाई से। तो डेल्टा वाई, तो इस रेखा की प्रवणता को अगर हम परिभाषित करेंगे तो यदि हम लिखना चाहें प्रवणता अर्थात जो हमारी स्लोप है वो किसके बराबर आ जाएगी, जो ऊर्ध्वाधर चर है उसमें परिवर्तन की दर अर्थात डेल्टा वाई बटा में जो क्षैतिज चर है उसमें परिवर्तन की दर अर्थात डेल्टा एक्स। इसी बात को अंग्रेजी में राइज ओवर रन से भी समझाया जा सकता है, जहां राइज का अर्थ हो गया ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन तथा रन का अर्थ हो गया क्षैतिज दिशा में परिवर्तन। और हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रेखा की एक प्रवणता होती है। यदि हम रेखा पे कोई भी दो बिंदु लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने नजदीक लिए हैं और कितने दूर लिए हैं, यदि कोई भी दो बिंदु लिए हैं और उसके लिए यदि हम यह गणना करते हैं डेल्टा वाई बटा में डेल्टा एक्स, तो हमारे पास में जो प्रवणता है वो सदैव समान आएगी। यही तो उसे एक रेखा बनाता है। किंतु कलन गणित में हम क्या खास करने वाले हैं, हम ऐसी विधियों का निर्माण करने वाले हैं जिससे हम परिवर्तन की दर ज्ञात कर पाएं, न केवल एक रेखा के लिए जिसे हमने प्रवणता कहा था, बल्कि एक वक्र के लिए जो ताक्षणिक परिवर्तन की दर अर्थात जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है किसी कर्व के लिए यानी वक्र के लिए, वह भी हम ज्ञात कर पाएं। अर्थात ऐसा वक्र हो गया जिसके लिए जो परिवर्तन की दर है वो नियत रूप से परिवर्तित होती जा रही है। उदाहरणतः हम एक वक्र ले सकते हैं, देखो इस प्रकार का ये एक वक्र आ गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं एक्स के सापेक्ष जो वाई में परिवर्तन की दर है वो नियत रूप से बदल रही है। तो अब देखिए इस वक्र के लिए जो हमने पहले यहाँ पर चीज पढ़ी है उसका उपयोग अगर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो औसत परिवर्तन दर है वो पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, मान लो इस वक्र पर हमने यहाँ पर कोई दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया। तो यदि हमें औसत परिवर्तन दर बतानी है तो वो क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी, ये वाली जो रेखा आ रही है जिसे हम छेदक रेखा या इंग्लिश में सीकेंट लाइन कहते हैं, तो इस छेदक रेखा की प्रवणता ही इन दोनों बिंदुओं के बीच औसत परिवर्तन दर के बराबर होगी। इसी प्रकार मान लीजिए हमने यहाँ पर दो अलग बिंदु ले लिए, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो छेदक रेखा आएगी, इस छेदक रेखा की प्रवणता इन दोनों बिंदुओं के बीच जो औसत परिवर्तन दर है उसके बराबर आएगी। तो हम क्या यहाँ पे पता लगा पा रहे हैं कि ये जो छेदक रेखा है इसकी प्रवणता इसकी प्रवणता से थोड़ी ज्यादा होगी, ये हम देख के पता लगा पा रहे हैं। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि एक ही वक्र पे दो अलग अलग छेदक रेखाओं के लिए प्रवणताएं अलग अलग आ रही हैं। किंतु इससे भी हम एक रुचिकर प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए यहां पर यदि हम क्या कर रहे हैं, इस वक्र पर एक बिंदु ले रहे हैं और इस बिंदु पर x के सापेक्ष y कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, यदि यह प्रश्न पूछ रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस बिंदु पर जो ताक्षणिक परिवर्तन की दर है वह कितनी होगी, अगर ये हमें पता करना है। मान लीजिए यहां पर ये क्या है, x1 है। तो इस बिंदु पर यदि हम ताक्षणिक परिवर्तन दर अर्थात इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं तो इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो मान लो स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार की आ जाने वाली है, ये स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, हम बोल सकते हैं इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आ रही होगी वही हमें क्या बताएगी, इस बिंदु पर जो ताक्षणिक परिवर्तन दर है वो बताएगी, ठीक है। तो अब ये समझिए कि हम इसे ताक्षणिक परिवर्तन दर क्यों कह रहे हैं। आप एक बार उस वीडियो की सोच सकते हैं जिसमें हमने धावक यूसैन बोल्ट की बात की थी।
यदि हमें धावक यूसेन बोल्ट की चाल किसी क्षण पे ज्ञात करनी है तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो वक्र है ये क्या बता रहा है, धावक यूसेन बोल्ट की स्थिति और समय के बीच का वक्र है। ठीक है, तो मान सकते हैं हम कि y अक्ष पर हम क्या बोल रहे हैं, धावक की स्थिति है, और x अक्ष पर हम क्या बोल रहे हैं, धावक का समय है। वैसे समय को हम t से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार के लिए मान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम एक विशिष्ट समय पर, इस समय पर धावक की अर्थात यूसेन बोल्ट की चाल ज्ञात कर रहे हैं और उसे हम ताक्षणिक दर बोलेंगे। तो यही हमारे अवकल गणित की मुख्य अवधारणा होती है, जिसे हम अवकलज या इंग्लिश में डेरिवेटिव कहते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ताक्षणिक परिवर्तन की दर है उसे ही हम अवकलज कहते हैं, और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब अवकलज को हम किस प्रकार दर्शाएंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लाइबनिज संकेतन देखते हैं। लाइबनिज आइजक न्यूटन के साथ ही अवकलन के जनक के रूप में माने जाते हैं। तो उनके अनुसार जो हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है उनको दर्शाने के लिए एक संकेतन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, dy बटे में dx। तो यहाँ पे देखो dy बटे में dx, इस प्रकार दर्शा सकते हैं अवकलज को। तो प्रवणता को दर्शाने के लिए जो संकेतन है dy बटे dx, ये मुझे इतना पसंद क्यों है, क्योंकि यह जो हमारी देखो यहाँ पर प्रवणता आई थी डेल्टा y बटा डेल्टा x, उसी से मिलता जुलता है। जैसे कि यहाँ पे y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन था, तो यहाँ भी क्या है, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन है। फर्क क्या आ रहा है, और आप आगे की वीडियोस में भी देखोगे कि यदि हम स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात कर रहे हैं तो उसका एक तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर बिंदु लें और छेदक रेखा की प्रवणता के बारे में ज्ञात करें, ये बिंदु और ये बिंदु, इनको मिलाने वाली जो छेदक रेखा होगी उसकी प्रवणता निकालें, या फिर हम इस बिंदु को थोड़ा और पास ले जाएं, यहाँ पे ले आए इस बिंदु को, फिर ये बिंदु इन दोनों के बीच की छेदक रेखा की प्रवणता देखें, और मान लो हम बिंदु को और पास ले जाएं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो छेदक रेखा आएगी उसकी प्रवणता ज्ञात करें, और मान लो बिंदु को और पास ले जाएं और पास ले जाएं, तो एक समय पर क्या आ रहा होगा, जो हमारा ये जो डेल्टा x है ये शून्य की तरफ अग्रसित हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, लाइबनिज ने अपने संकेतन में क्या किया कि जब ये जो डेल्टा x है ये शून्य की तरफ अग्रसित हो रहा होगा, तब डेल्टा y और डेल्टा x की जगह पे dy और dx आ जाएगा। ये लाइबनिज का संकेतन था, या ऐसे भी बोला जा सकता है, इसे कई बार अवकल संकेतन के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो डेल्टा y और डेल्टा x का मतलब क्या था, y में परिवर्तन और x में परिवर्तन, उसको लाइबनिज ने क्या बताया, dy अर्थात y में अति सूक्ष्म परिवर्तन और dx अर्थात x में अति सूक्ष्म परिवर्तन। और यह उसी स्थिति में हुआ जब जो x में परिवर्तन है वो 0 की तरफ अग्रसित हो रहा है। तो यदि अब हम अवकलज को व्यक्त करने के लिए दूसरे संकेतन की बात करें तो इस वक्र को एक बार के लिए हम y बराबर fx बोलें। तो लग्रांज संकेतन जिसकी हम बात करने वाले हैं उसके अनुसार किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वह किसके बराबर आएगी, f प्राइम x1 के बराबर। f प्राइम किसे दर्शा रहा है, जो अवकलज का मान है, या हम यह कह सकते हैं दिए गए बिंदु के लिए जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वह दर्शा रहा है f प्राइम x1। अर्थात क्या हो गया, यदि हम x का कोई मान इस y बराबर fx में रखेंगे तो x का मान रखने पे हमें y का मान मिल जाएगा, और उसी प्रकार x का कोई मान उठाकर हम यहाँ पे रखें x1 के स्थान पर तो हमें क्या मिलेगा, प्रवणता मिल जाएगी। एक और ऐसा संकेतन है जिसको हम कलन गणित की कक्षा में देखने की बजाय भौतिक विज्ञान की कक्षा में ज्यादा देखेंगे, जो कि क्या है, हम देखो प्रवणता को इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, y लिख दिया और उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, तो इसको हम भौतिक विज्ञान की कक्षा में देखेंगे। प्रवणता को इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है, और इसे हम y प्राइम के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जिसे आप ज्यादातर गणित की कक्षा में देखेंगे। तो अब जैसे जैसे हम कलन गणित में आगे बढ़ेंगे हम उन विधियों का निर्माण भी करेंगे जो वास्तव में इन चीजों की गणना करने में मदद करेंगी, और यदि आप सीमाओं से पहले से ही परिचित हैं तो वे बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। जैसा कि आप कल्पना भी कर सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम x में परिवर्तन के सापेक्ष जो y में परिवर्तन होगा उसकी सीमा ज्ञात करेंगे जब जो x में परिवर्तन है शून्य की ओर अग्रसित हो रहा है। हम केवल एक बिंदु के लिए ही यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं होंगे, हम सामान्य समीकरणों का पता लगाने में भी सक्षम होंगे जो किसी भी दिए गए बिंदु के लिए अवकलज का वर्णन करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप बहुत ही उत्साहित एवं जिज्ञासु रहिए।